सीरियल किलिंग यानी सिलसिलेवार कत्ल। ऐसी खौफनाक घटनाओं के बारे में पढ़ते ही या जानते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले या तो मनोरोगी होते हैं या कोई घटना उनके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वो अपने खूनी जुनून पर काबू नहीं रख पाते। कहानी जराइम की आज की इस कड़ी में हम आपको ऐसे सनकी सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक कलाकार था, सजावट का शौकीन था और उसके इसी शौक ने उसे कातिल बना दिया। 1957 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन के प्लेनफील्ड इलाके में एक कब्रिस्तान में घटी इस अजीब सी घटना ने शहर के लोगों को हैरत में डाल दिया। यह एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी न तो सुनी गई थी और न ही देखी गई थी। ऐसा पता चला कि एक कब्रिस्तान से शव चोरी हो रहे थे और वहां पर लगभग 9 कब्रों को खोलकर उनमें से शव चुरा लिए गए थे। लोग हैरान परेशान थे। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शव चुराने के पीछे किसी की क्या मंशा हो सकती है। क्या ये शैतानी आराधना के लिए किया जा रहा था या फिर किसी मुर्दाखोर जानवर का काम था। कब्रिस्तानों की निगरानी की जाने लगी, लेकिन सब बेनतीजा ही रहा। इस घटना को सुलझाने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत की, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये मामला ठंडा पड़ गया। वैसे इस जगह का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर काफी कुछ संदिग्ध रह चुका है। यहाँ से पहले भी काफी लोग संदिग्ध तरीके से गायब हो चुके थे और पुलिस कोई केस सुलझा ही नहीं पा रही थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि पुलिस का काम करने का तरीका ही सुस्त था, या फिर शायद ये भी कह सकते हैं कि कातिल इतना ज्यादा चालाक था कि वो कोई सुराग ही नहीं छोड़ता था जिसे पुलिस पकड़ सके। पिछले 12-15 सालों में यहाँ से 10-12 लोग गायब हो चुके थे, और वो भी बिना किसी सुराग के, जिनमें 8 साल की बच्ची से लेकर अधेड़ उम्र के शिकारी तक शामिल थे। ऐसे लोग जो आसानी से खो या फिर भटक नहीं सकते। सभी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इस बार जो महिला गायब हुई थी वो इलाके के डिप्टी शेरिफ यानी दरोगा फ्रैंक वार्डन की माँ थी, और फ्रैंक अपराधी को हर हाल में ढूंढना चाहता था। पुलिस की नाकामी का इतिहास काफी पुराना था। 1 मई सन 1947 को 8 साल की बच्ची जॉर्जिया जो वैकलर अपने घर के पास से गायब हो गई थी। वो स्कूल से घर आ रही थी और आखिरी बार उसे अपने फार्म पर लगे मेल बॉक्स की सफाई करते हुए देखा गया था, और लगभग उसी वक्त वहां एक ब्लैक फोर्ड गाड़ी 1935-36 मॉडल भी दिखाई दी थी। 1 नवंबर 1950 को 41 साल का विक्टर हेरल्ड अपने 43 साल के दोस्त रेमंड बर्गेस के साथ शिकार पर निकला था। वो शाम 7 बजे मैक्स बार पर नाश्ता करने के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बाद वो दोनों कहां गए कुछ पता नहीं चल पाया। पर वो दोनों भी बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। 24 अक्टूबर 1953 15 साल की एक लड़की एवलिन ग्रेस हार्टली गायब हो गई। वो अपने पड़ोस में ही बेबी सिटिंग कर रही थी और 1.5 साल की एक बच्ची को संभाल रही थी। 8 दिसंबर 1954 एक लोकल शराब खाने की मालकिन मैरी होगन गायब हो गई। पुलिस ये मामला भी सुलझा नहीं पाई। 1954 में ही इलाके में ही रहने वाली एक युवा महिला 32 साल की जेम्स वॉल्श रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस की शक की सुई घूम फिर के एडवर्ड थियोडोर जीन पर आकर अटक जाती थी। पहले भी शक की बिना पर उसके घर की तलाशी ली जा चुकी थी, लेकिन कुछ खास मिला नहीं था। इस बार भी पुलिस को उसी पर शक था। उसके पास एक ब्लैक फोर्ड गाड़ी भी थी, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
एडवर्ड के पास 155 एकड़ का पुश्तैनी फार्म था और अधिकतर गुमशुदगी की घटनाएं उसके फार्म के आसपास ही घटित हुई थी। लेकिन अब की बार पुलिस ने ठान लिया था कि वो अपराधी को पकड़कर ही दम लेगी। एक स्थानीय हार्डवेयर स्टोर की मालकिन बर्निस वार्डन के गायब होने के बाद उनके बेटे डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन ने अपनी मां की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया था। अब की बार पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही थी। शक की बिना पर एक बार फिर 20 नवंबर 1957 को पुलिस एड जीन के घर जा पहुंची। तलाशी के दौरान पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। एडवर्ड के घर से बर्निस वार्डन के कटे हुए शरीर के अंग बरामद किए गए। उनकी हत्या .22 बोर की राइफल से की गई थी। वहां पुलिस को मानव शरीर के अंगों से बनाई गई तरह तरह की सजावटी चीजें भी मिली। एडवर्ड के घर से पुलिस को न सिर्फ एक कुर्सी मिली जिसे मानव त्वचा से सजाया गया था, बल्कि पुलिस को इंसानी चेहरे की खाल से बनाए गए लैंप शेड भी मिले। इसके साथ ही पुलिस को इंसानी त्वचा से बने दस्ताने भी मिले। एड के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बुरी तरह से फंस चुका था। एड जीन ने बिना किसी मशक्कत के अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को भी ये पता चल चुका था कि उसने 16 मई 1944 को अपने भाई हेनरी के सिर पर वार करके उसकी हत्या की थी और वो पुलिस को गुमराह करके उसे एक नेचुरल डेथ साबित करने की कोशिश कर रहा था। एड ने खुद खुलासा किया था कि उसने सिर्फ 9 कब्रें खोदकर मुर्दे नहीं चुराए थे, बल्कि और भी कब्रिस्तानों में चोरी की थी और 30 से ज़्यादा मुर्दे चुराए थे। एड अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता था, इंसानी हड्डियों पर कलाकारी किया करता था। कहा जाता है कि एड से पूछताछ के दौरान पुलिस ऑफिसर ने अपना आपा खो दिया था और एड के सिर को पकड़कर दीवार पर दे मारा था, लेकिन एड उसके बावजूद टस से मस नहीं हुआ। वो एक सिरफिरे जैसा व्यवहार करता रहा। एक पुलिस वाले की मां के कत्ल ने पूरे पुलिस महकमे को उसका दुश्मन बना दिया था। पुलिस ने उसके सामने एक के बाद एक इलाके में घटी घटनाओं के ब्यौरे रखे। उसके भाई हेनरी की मौत का राज भी उगलवाना चाहा, मगर वो यही कहता रहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। कोर्ट में एड को जब पेश किया गया तो उसने सिर्फ 2 महिलाओं का कत्ल करने की बात कबूल की थी। एक तो शराब खाने की 52 साल की मालकिन और दूसरी पुलिस वाले की मां। कोर्ट ने एड जीन को मानसिक रूप से बीमार घोषित करते हुए मेंटल हॉस्पिटल भेजने का हुक्म सुनाया, जहां 26 जुलाई 1984 को लंग कैंसर से लड़ते हुए 78 साल की उम्र में एड की मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। मसलन, कोई सीधा साधा इंसान कातिल क्यों बन जाता है? वो समाज से कट क्यों जाता है? वो लोगों से नफरत क्यों करने लगता है? एड जीन का जन्म 27 अगस्त 1906 को हुआ था। उसके पिता शराबी थे और जल्द ही गुजर गए। मां को दुनिया से नफरत थी। वो कुछ ज्यादा ही धार्मिक थी और अपने दोनों बेटों को दुनिया से दूर रखती थी। एड फार्म के काम में अपनी मां का हाथ बटाया करता था, जिससे उनका गुजर बसर होता था। इसका असर गंभीर रूप से एडवर्ड पर पड़ा और धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी। वो स्कूल में भी अलग थलग रहता था और स्कूल के पीछे के एक जंगल में अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताया करता था। वो अकेले ही हंसता रोता था। इसी दिमागी अवस्था के साथ एडवर्ड बड़ा होता गया और फिर मां भी गुजर गई और एडवर्ड भाई के साथ अकेला ही रह गया। एड को हत्या का ये सिलसिला एक गेम की तरह लग रहा था, जिसमें वो कत्ल करेगा, पुलिस को चैलेंज करेगा और पुलिस इस गेम में उससे हार जाएगी। एड जीन को उसकी मां ने दुनिया से दूर कर दिया था। वो खुद भी पड़ोसियों से मिलती जुलती नहीं थी। उसने
उसके मन को ऐसे विचारों से भर दिया था कि उसे औरतों से नफरत हो गई थी। अगर एड स्कूल में कोई दोस्त बना भी लेता था तो वो उसे सजा दिया करती थी। वो उसे ये कहा करती थी कि दुनिया बहुत बुरी है, और एड एक एक करके उसकी सारी बातें मानता था, बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह। और नतीजा, धीरे धीरे एड अकेलेपन में पागल सा बिहेव करने लग गया था। ऐसा लगने लगा था कि उस पर पागलपन सवार है। एड अपने आप को एक कातिल नहीं बल्कि आर्टिस्ट मानता था, और जहाँ तक मुझे लगता है एड की माँ ही उसके पागलपन के लिए जिम्मेदार थी। उसे लगता था कि एड के पिता अपनी यारी दोस्ती की वजह से एक नकारा शराबी बन चुके हैं, और अब वो अपने बेटे को उनके दोस्तों और दुनिया से बचा कर रखना चाहती थी। और इसी चीज़ ने उसे एक सिरफिरा बना दिया। अगर वो उन्हें दुनिया से मिलने जुलने देती, शादी करने देती, तो ये कहानी ऐसे ना खत्म हुई होती। कातिल और क्राइम की कहानियां न सिर्फ हमें चौंकाती हैं, बल्कि काफी कुछ सिखाती भी हैं। अगर कहानी जरायम की पर आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो इन्हें जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलेंगे अगली कहानी के साथ।